का दिन हमारा देश आजाद हुआ था। आज से पहले हमारा देश 200 साल अंग्रेजों के गुलामी में, अंग्रेजों के चुंगल में रहा। अंग्रेज हमारे यहाँ के लोगों को बेवकूफ बनाकर, इसको उसको लड़ाकर यहाँ के सिपह सालारों को, यहाँ के फौजियों को, यहाँ के बादशाह के करीब लोगों को खरीद कर जाल में फंसाकर सत्ता को हथियाया। कहा यहाँ तक जाता है, बंगाल के एक छोटे नवाब हुआ करते थे। बंगाल के नवाब की एक बेटी बहुत बीमार थी। यहाँ की वैद्य, हकीम, डॉक्टर सारे लोग हाथ खड़ा कर लिए कि अब आपकी बेटी अच्छा नहीं होगी। तो फिर एक फिरंगी सैलानी उस वक्त हमारे हिंदुस्तान घूमने आए थे। उसको एक खबर पता चला कि नवाब की बेटी बीमार है। यहाँ के डॉक्टर, यहाँ के वैद्य, यहाँ के हकीम सब हाथ खड़ा कर लिए हैं। तो फिर मौके का फायदा उठाकर उसने बोला कि मेरे यहाँ का डॉक्टर आपकी बेटी को अच्छा कर सकता है। फिर वो वहाँ से अपने देश फिरंगी जाते हैं, वहाँ से दवाई डॉक्टर को लेके आते हैं और इस नवाब की बेटी का इलाज करता है। मस्जिद खुदाबंदी, ये बच्ची अच्छा हो जाती है। फिर वो फिरंगी इस सिलसिले को आगे रखता है और वो बादशाह से उसको परमिशन मिल जाता है। उसका बादशाह के साथ चोरी हो जाता है। फिर उसको वो रहने का परमिशन देता है। फिर वो घर जाता है, परिवार लेके आता है, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर को लाता है। इसी तरह से वो यहाँ के लोगों को पकड़ लेता है, पढ़ लेता है, जान जाता है कि यहाँ के लोग बहुत बेवकूफ हैं, सीधे साधे हैं। ये लोग को भड़काया जा सकता है, भाई भाई में लड़ाया जा सकता है, बाप बेटे में लड़ाया जा सकता है, जैसा भतीजा में लड़ाया जा सकता है, बादशाह सिपह सालार में लड़ाया जा सकता है। और हम लोग अपना खुराफाती माइंड लगा करके ये सत्ता को हथिया सकते हैं। फिर क्या करता है वो, ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के खाड़ी में 1611 में स्थापित करता है। वो कंपनी के सहारे से फिर वो फौजी शास्त्रों को लेकर आता है, अपना हथियार लाता है कि मैं पारा कराऊंगा, आपके यहाँ चोर चुप्पा बहुत है, हम फौजी लेके आएंगे। इसी तरह से वो अपने सिपह सालार फौजी ला के भर देता है। धीरे धीरे वो बंगाल से लेकर के दिल्ली की गति तक पाए कर 1 रात, 2 रात, 3 रात करके दिल्ली की गति तक सत्ता हथिया लेता है। लास्ट बादशाह बहादुर शाह जफर को दिल्ली में वो हटा करके वहां पे भी कब्जा कर लेता है और बहादुर शाह जफर को रंगून बर्मा में लिया करके कैद कर देता है, जो अभी म्यांमार में है। उनके 2 बच्चे का सर को काट के उसके नजर के सामने में पेश किया जाता है। इस तरह से अंग्रेज लड़ाकर हमारे यहाँ पर शासन कर लेता है। उसके बाद उसको जुल्म सितम का दौर, जब पूरे भारत में उसका हुकूमत हो जाता है तो पूरे जुल्म सितम का दौर में स्टार्ट करता है। लोगों को जुल्म ढाना शुरू करता है, यहाँ की माँ बहनों को सताना शुरू करता है। दौर गुजरते जाता है। 100 साल गुजरने के बाद जब जो गद्दार बन गए थे, जो लोग अंग्रेजों के लालच में टिक गए थे, वो लोग भी मर जाते हैं। फिर उनके बेटे दादे पोते तो पोते बेटे आ जाते हैं। तो ये लोग को होश में आता है कि ये अंग्रेज 7 समुंदर पार से आकर हमारे ऊपर हुकूमत करता है, हमको लड़ाता है, हमको मारता है, हमारे दौलत को अपने देश लेके जाता है, हमको हमारा हक हकूक हमको नहीं देता। तो फिर आवाज बुलंद करता है। सबसे पहली लड़ाई 1857 में क्रांति लड़ाई लड़ी जाती है आजादी के लिए। लेकिन फिर हम लोग कमजोर पड़ते हैं और अंग्रेज हमारे ऊपर भारी पड़ता है। फिर हम वहाँ पे भी आजाद नहीं होते हैं। लेकिन ये आजादी की लड़ाई वहाँ से शुरू होती है 1857 से, ये थमती नहीं है। ये आजादी की लड़ाई जगह जगह पर चलती रहती है। आखिरकार एक दिन ऐसा आता है 15 अगस्त 1947, वो खुशी का दिन जब हम आजाद होते हैं। ये आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, सरोजिनी नायडू जैसे कई बड़े बड़े नेताओं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू बिगड़ कई बड़े बड़े नेताओं ने हमारे मुल्क में आजाद दिलाने के लिए कई बार जेलों में रहे, सलाखों के पीछे गए, सीने में गोलियां खाई, कितनी माँ की आंचल चोरी हो गई, कितनी माँ की बहनों की मांग सुनी हो गई। तब जाकर के 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। हम आजाद तो है, लेकिन हमारा जो मिलना चाहिए आज भी हम उससे तरफ रहे हैं, हमको वो चीज नहीं मिल रहा है। क्योंकि हमारा बुनियादी हक सबसे पहला क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, जो हमारा हक है, हमारा फंडामेंटल राइट है। लेकिन आज हम इससे भी
बारूद है, क्योंकि हमारा देश आज करप्शन से परेशान है, अफसरशाही से परेशान है। जहाँ जाओ हर जगह घूसखोरी है, हर जगह करप्शन है। हमारे हक हुकूक को उठाने वाला हमारा ड्राइवर अच्छा नहीं है, जो जाके उठाए। सब हम जिसको चुनते हैं, जिसको भरोसा करते हैं, जिसकी उम्मीद करते हैं, वो भी इस अफसरों के धोखे में आकर, ये जालसाजों के धोखे में आकर चंद पैसे के खातिर हमारी हक हुकूक को भूल जाता है, सत्ता भोगता है। खैर, मैं उधर जाना नहीं चाहूंगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आज भी हम शिक्षा क्षेत्र में सबसे पीछे हैं। हमारे यहाँ शिक्षा नहीं है। आप देख सकते हैं केरल, जहाँ 95% लोग करप्शन नहीं है, वहाँ कहीं आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा। आप ऑनलाइन करेंगे, आपका काम हो जाएगा, आपको घर में देने आएगा, क्योंकि वहाँ सभी शिक्षित है, वो अपना हक हुकूक को जानते हैं। आंख पे आंख दिला करके, बात दिला करके डाल के करना जानते हैं। और हम किसी का आंख में आग अगर डाल के बात करेंगे तो हम है 100%, हम 15 से 10%। हम अगर आंख में आग डाल के बात करते हैं, ब्लॉक में जाके, थाना में जाके, डीलर के घर जाके, कहीं पर भी, स्कूल में, मदरसा में, कहीं भी शिक्षा संस्थान हो सरकारी, या फिर कहीं हॉस्पिटल में जाते हैं, तो हमारी आवाज को दबा दिया जाता है, क्योंकि हम 15% है। हमसे 75%, 85%, 75% वाले लोग भूल से करके काम करना स्टार्ट कर देता है। जैसा तुमको करना है करो, जहाँ 50% आदमी काम करता है तो तुमको भी करना पड़ेगा, तुमको भी पैसा देना पड़ेगा, वहाँ हम पीछे हट जाते हैं। इसके लिए अगर हमको 20 फसाद का जड़ है शिक्षा, अगर हम शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे, हम अपने बच्चे को अगर पढ़ाएंगे, हमारे बच्चे अगर पढ़ लेंगे और ये घर